स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट एग्जांपल है किसी लॉन्ग थिन चार्ज वायर। एक बहुत लंबा वायर है और वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूसली चार्ज है और उस वायर के कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें इसमें गॉस लॉ की हेल्प नहीं लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक आगे देखेंगे हम गॉस लॉ। तो विदाउट यूजिंग गॉस लॉ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिकॉन्टिन्यूसली चार्ज वायर। ओके, ये एनसीईआरटी में एडिशनल क्वेश्चन 1.30 भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो वायर है ये बहुत लॉन्ग है और कंटिन्यूसली चार्ज है। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इस वायर के मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर, इस वायर के मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर ए पॉइंट पर एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो ये वायर पॉजिटिव वाई एक्सिस में प्लस इंफिनिटी तक एक्सटेंड है और नेगेटिव वाई एक्सिस में माइनस इंफिनिटी तक एक्सटेंड है, लेकिन इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर यूनिट लेंथ पर सेम है। पर यूनिट लेंथ मतलब हर 1 सेंटीमीटर पर अगर हर चार्ज अगर 0.1 है तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर पर भी चार्ज 0.1 कूलम होगा। 1 सेंटीमीटर पर चार्ज 0.1 कूलम है तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर पर चार्ज भी 0.1 कूलम होगा। इसका मतलब चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, तो सबसे पहले हमें इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस वायर पर टोटल चार्ज क्यों है? हम इस वायर को स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस पूरे वायर को एक छोटे से लेंथ में हमने डिवाइड किया और छोटे से एलिमेंट को हमने बोला dy। इस dy के पास कितना चार्ज है? इस dy के पास चार्ज है dq। ये dq चार्ज, इस dq चार्ज के कारण हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है उस पर हम टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो ये dq इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। तो यहां पर ये रिपेल कर रहा है और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? dE वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इंटेंसिटी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा। ये थीटा, अपोजिट एंगल भी क्या होगा? थीटा। ओके, जब कोई वेक्टर क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है या एंगल है तो हमें उसके कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? DE cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा इसका? DE sin थीटा। ओके, दो कंपोनेंट हमने इसके ले लिए। इस वायर में इस वायर को हमने इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स में सेक्शन कर दिया और एक एलिमेंट के पास कितना चार्ज था? dq। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला? d। इसके दो कंपोनेंट DE cos थीटा और DE sin थीटा लिए। अब इस वायर के इस एंड से भी हम एक स्मॉल सेक्शन dy लेते हैं जिसके पास भी चार्ज कितना है? dq। वो भी इस पॉइंट पे क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके भी क्या लेने पड़ेंगे हमें? दो कंपोनेंट्स। जहां से एंगल बनेगा दिस इज DE cos थीटा कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर DE sin थीटा कंपोनेंट। ओके, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं DE cos थीटा, DE sin थीटा और DE sin थीटा कंपोनेंट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। क्या हो जाएंगे ये दोनों? कैंसिल आउट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किस डायरेक्शन में मिलेगी? इस डायरेक्शन में, DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा। ओके,
तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, इतने से सेक्शन के में चार्ज कितना था dq, टोटल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या करेंगे, उसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है d, हम यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो वेक्टर नहीं लिखेंगे, d इक्वल टू kq, k मतलब 1/4π0, q मतलब dq, और इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है r, तो kq बाय r स्क्वायर। यहां पाइथागोरस थ्योरम से देखिए ये r बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपने देखा सिमेट्री से हमने d sin थीटा और d sin थीटा को कैंसिल कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, v टेक d cos थीटा कंपोनेंट। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस d cos थीटा कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, -∞ टू +∞, बिकॉज दिस वायर इज एक्सटेंड -∞ in -y direction and +∞ at +y direction. So integration is from -∞ to +∞. ओके, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, cos थीटा एक इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का मतलब जो वैल्यूज आपको पॉजिटिव में दे, इसमें cos माइनस थीटा भी की वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा, तो cos थीटा को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स में, आपको याद रखनी है, जो मैथमेटिक्स में 12th क्लास में इंटीग्रेशन की पूरी बुक में आपके ये फंक्शन की प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो एक बार ध्यान दीजिए। इवन फंक्शन में का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं -∞ टू +∞, और अंदर फंक्शन इवन हो, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं 0 टू ∞, और आगे किसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की। अगर यहाँ ओड फंक्शन होता तो इसका आंसर 0 होता। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिक्स में यूज होती हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे -∞ टू +∞ अंदर इवन फंक्शन है, तो मैंने लिख दिया 0 से ∞, और आगे किसकी मल्टीप्लाई हो गई, 2 की। ये स्टार्ट 2 0 to ∞ इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डॉट d। यहाँ पे d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रखने पर d की वैल्यू कितनी, dq बाय 4πε0 x² + y² यहाँ रखा। अब हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी से, जो कि चार्ज इस लाइन पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी से लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। कितना चार्ज है, dq, कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, dy पर, तो चार्ज dq इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर dy, लैम्डा इक्वल टू dq बाय dy, dq की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा dy। ओके, तो इस dq की जगह हमने लैम्डा dy पुट किया, यहां पर लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आया 4πε बाहर आया, cos थीटा dy बाय x² + y²। ओके, अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमें ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में लेना होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में। क्यों लेना होगा, क्योंकि इस डायग्राम में हम ये चेक कर रहे हैं ये वायर कितना लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो इसमें हर पॉइंट के लिए एंगल अलग होगा, इस पॉइंट के लिए एंगल अलग होगा, इस पॉइंट के लिए एंगल अलग होगा, तो एंगल चेंज हो रहा है, इसलिए हमें इसमें y के फंक्शन की जगह हमें थीटा के फंक्शन को रिप्लेस करना होगा। तो ओके, रिप्रेजेंट y एज फंक्शन ऑफ थीटा फ्रॉम डायग्राम। tan थीटा कितना है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से y x tan थीटा। अब इस इक्वेशन का हमें डेरिवेशन करना होगा
y का डेरिवेटिव कितना dy, x कांस्टेंट है, मिड पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कांस्टेंट है, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, यहां से sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब डायग्राम से वापस देखिए, cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज x, हाइपोटेन्यूज इज r, r की जगह वैल्यू पुट करेंगे रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन में dy की जगह ये पुट करेंगे, ये पुट करेंगे इक्वेशन ए, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे cos स्क्वायर थीटा बाय x स्क्वायर, जिससे ये इक्वेशन थीटा की फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगी। हमारी सेकंड इक्वेशन थी ये इक्वेशन, और इसमें हमें क्या करना था, y को थीटा की फॉर्म में रिप्लेस करना था। तो हमने उसके लिए dy की वैल्यू कितनी आई, x d थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। ओके, और हमें 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को भी रिप्लेस करना है, तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन x स्क्वायर, और ये इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन ए और बी से dy और 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को इक्वेशन सेकंड में रखने पर क्या होगा, E net इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू इंफिनिटी। इस बार एक बात आप ध्यान दीजिए, हमें जीरो को, अब एक बात आप ध्यान दीजिए, हमें लिमिट को भी चेंज करना होगा, क्योंकि जो पहले लिमिट थी वो एज अ y के रेस्पेक्ट में थी, और जो अब लिमिट है वो हमें थीटा के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करनी होगी। तो इसके लिए आप एक बार ध्यान दीजिए, y इक्वल टू कितना था, x tan थीटा। ओके, अब सबसे पहले आप यहां पे y की जगह 0 पुट कीजिए, तो कितना आएगा, 0 अपॉन x tan थीटा, और tan थीटा कितना आया, 0। tan थीटा 0 कब आता है, जब थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। तो एक बात ध्यान दीजिए, जहां आपने यहां पे पहले 0 था वो डिस्टेंस के लिए था, y के लिए था। अब आपको जब एंगल में कन्वर्ट करना है तो आपको इधर वापस क्या लिखना पड़ेगा, 0, क्योंकि जब डिस्टेंस y 0 है उस समय एंगल भी क्या है, 0 है। ओके, अब एक बार और ध्यान दीजिए, ये मैं इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, इसको अपन अलग से डिवाइड करते हैं। अब अगर नेक्स्ट अपर लिमिट देखिए आप, इंफिनिटी, y की जगह क्या पुट करेंगे, इंफिनिटी, अपॉन में कितना, x इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आया, इंफिनिटी, tan थीटा इंफिनिटी कितने एंगल पर आता है, π/2। तो हमें लिमिट 0 से लेकर कहां तक रखनी पड़ेगी, π/2 तक। ओके, तो हमें E net इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट को रखेंगे 0 से लेकर π/2, और अंदर कितना है, cos थीटा। ओके, dy की वैल्यू कितनी है, x d थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ओके, dy की वैल्यू पुट की, और x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा अपॉन x स्क्वायर। तो यहां पे इसकी वैल्यू भी रखते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन x स्क्वायर। ये cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, एक x से x कैंसिल, E net इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू π/2 cos थीटा डॉट d थीटा अपॉन x। ओके, x इज कांस्टेंट, x क्या है, कांस्टेंट, x को हम
बाहर लेंगे 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x 0 से लेकर π/2। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है sin थीटा, लिमिट कितनी 0 से लेकर π/2। इसके आगे सॉल्व करेंगे 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin π/2 इज 1, sin 0 इज 0, तो इस पूरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन कितना आया 1। 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, this is the total electric field intensity at distance x from a uniformly continuously charged thin wire।